फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पनोरमा 2 के पोएट्री सेक्शन के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। क्या नाम है? ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है, इसको पढ़ने से पहले इसके जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो ओड लिखा गया है और सॉलिट्यूड लिखा गया है, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ओड होता है ना, ओड भी एक पोएम का टाइप से होता है। और ओड हम उस पोएम को कहते हैं, उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में लिखा जाता है। जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करके कुछ लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। इसे हम लोग एकांतवास भी कह सकते हैं। तो ये जो ओड लिखा गया है ना, किस पे लिखा गया है? अकेलापन पे, यानी एकांतवास पे लिखा गया है। इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है? ओड ऑन सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स, इसके जो पोएट है वो कौन है? अलेक्जेंडर पोप। कौन है? अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, ये पोएट कौन होते हैं? तो जो पोएम को लिखते हैं, इसे कंपोजर भी कह सकते हैं। पोएट को और क्या कहा जाता है? कंपोजर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो ये आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, एलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744। यानी एलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में हुआ और इनकी मृत्यु 1744 में हो गया। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 18वीं सदी। क्या होता है? 18वीं सदी। अच्छा, अर्ली मीन्स होता है प्रारंभिक काल या शुरुआती दौर। सैटरिस्ट मीन्स होता है व्यंग्यकार। और ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे महान। क्या होता है? सबसे महान। तो ये ना अलेक्जेंडर पोप सबसे महान क्या थे? सैटरिस्ट थे, यानी व्यंग्यकार थे। अच्छा, कौन से सेंचुरी के? तो 18th सेंचुरी के, यानी 18वीं सदी के शुरुआती दौर के, प्रारंभिक काल के ये क्या थे? सबसे महान सैटरिस्ट थे, यानी व्यंग्यकार थे। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक। साथ ही वह क्या थे? ये सैटरिस्ट तो थे ही, लेकिन ये क्रिटिक भी थे, यानी आलोचक भी थे। आगे लिखा गया है, बट ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली एज ए सैटरिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये सैटरिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे, लेकिन क्रिटिक से ज़्यादा लोग ना इनको सैटरिस्ट के रूप में याद करता है। यानी ये आलोचक भी थे और व्यंग्यकार भी थे, लेकिन ये आलोचक से ज़्यादा व्यंग्यकार के रूप में क्या थे? फेमस थे। देखिए, चीफली मीन्स होता है मुख्य रूप से, रिमेंबर्ड मतलब होता है याद किया जाता है। सैटरिस्ट मीन्स होता है व्यंग्यकार। आगे देखिए क्या लिखा गया है, दिस विन ऑफ हिज पोएट्री इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड। यानी ये जो अलेक्जेंडर पोप है, इनका ना पोएट्री का मतलब कविता लिखने का जो इनका विन है, मतलब लगाव है, कविता से जो इनको लगाव है, जो कविता में इनको इंटरेस्ट है, पोएम में जो इनको इंटरेस्ट है, इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया, मतलब इसका वर्णन किया गया है। किस में? तो देखिए, बुक का नाम दिया गया है यहाँ पे, द रेप ऑफ द लॉक। क्या नाम है इसका? द रेप ऑफ द लॉक। और दूसरा कौन सा है? द डंसिएड। तीसरा कौन सा है? द एपिस्टेस। क्या है? द एपिस्टेस। मतलब ये जो तीन मैं बुक बोला हूँ, ये तीनों बुक में ना इनके पोएम को ना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया। और इनके पोएम लिखने का जो इंटरेस्ट है, पोएम में जो इनका लगाव है, जिसको विन कहते हैं इंग्लिश में, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें व्याख्या किया गया है। ये जो मैं तीन बुक का नाम बोला, उसके अलावा और क्या है इनके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा गया, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर। मतलब ये तो मैं तीन फेमस वर्क्स के बारे में बताया हूँ, मतलब प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। इसके अलावा दो और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें शामिल है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। क्या है? एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। और उसके बाद है एस्से ऑन मैन। यानी दो जो और ये जो रचना मैं अभी पढ़ा हूँ, वर्क्स पढ़ा हूँ, ये भी इनका क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस इनका रचना है, इनके द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैं जो ये पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इसमें ना बताया गया है कि उनका जन्म 1688 में हुआ, उनकी मृत्यु 1744 में हो गया। और वो 18th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा महान सैटरिस्ट थे, यानी व्यंग्यकार थे। साथ ही वो आलोचक भी थे, लेकिन आलोचक से ज़्यादा उनको लोग ना सैटरिस्ट के रूप में, यानी व्यंग्यकार के रूप में याद करते हैं। और उनकी जो कविता में जो उनका इंटरेस्ट है, जो विन है, जो उन कविता से उनको लगाव है, उसको देखा जा सकता है किस में? द रेप ऑफ द लॉक। ये इनका बुक है, इसको जब आप पढ़िएगा ना तब पता चल जाएगा। उसके बाद द डेंसिएड एंड द एपिस्टेस को भी पढ़िएगा तब पता चल जाएगा कि इनको ना कविता से कितना ज़्यादा लगाव था। अच्छा, ये इनका तो तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स था। इसके अलावा है दो और इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जिसमें शामिल है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म और एस्से ऑन मैन। आइए फ्रेंड्स, इनके अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या लिखा गया है।
इसमें लिखा हुआ है ओड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। मैं ऑलरेडी पहले बता रखा हूँ कि ये जो ओड होता है ना, ये एक पोएम ही होता है, मतलब एक कविता ही होता है जिसमें संबोधित किया जाता है किसको, ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस करके, संबोधित करके कोई पोएम लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट ए कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied बाय डांस। देखिए ये जो ओड है ना, ओड, ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अच्छा, जिसका अर्थ क्या होता है, कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied बाय डांस, मतलब ये एक गाना होता है, एक गीत होता है जिसको सामान्य तौर पे गाया जाता है नृत्य के साथ, यानी डांस के साथ। मतलब ये जो ओड है ना, ग्रीक में इसका अर्थ होता है एक गीत। क्या होता है, गीत, जिसको क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। accompanied मतलब सामूहिक रूप से नृत्य के साथ। आगे समझिए क्या लिखा गया है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू ए लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स। ये जो मतलब ऑड है ना, ऑड जो ये टर्म है, इसका ना प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। प्रेजेंटली मीन्स क्या होता है, वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज टू रेफर ए लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स। देखिए लॉन्ग मीन्स होता है लंबी, और मेडिटेटिव मतलब होता है ध्यानपूर्ण, और लिरिक पोएम्स मतलब होता है गीत वाली कविता। ये जो है ना टर्म ओड, इसका ना प्रयोग किया जाता है मतलब संबोधित करने के लिए, यानी संदर्भित करने के लिए किस चीज़ को, तो लंबी ध्यानपूर्ण गाने वाली कविताओं को संदर्भित करने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। कौन से टर्म का, तो ऑड का। आगे देखिए क्या लिखा गया है। दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस ए नोबल सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ध्यानपूर्ण गाने वाली जो कविता होती है ना, वो किस चीज़ को मतलब संदर्भित करती है, किस चीज़ को संबोधित करती है, तो डिग्निफाइड मैनर को। मतलब ये जो मतलब नोबल सब्जेक्ट जो होता है, एक महत्वपूर्ण जो विषय होता है, जो महान विषय होता है ना, इसको ना बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब डिग्निफाइड मैनर में, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संबोधित करता है। मैं दोबारा इस बात को बोल दे रहा हूँ। ये जो ऑड है, ऑड का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो लंबी ध्यानपूर्ण लिरिक यानी गाने वाली कविताओं को संदर्भित करने के लिए, मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए। और ये जो लंबी ध्यानपूर्ण जो ये कविता होता है ना, इसमें ना क्या किया जाता है, तो नोबल सब्जेक्ट का, मतलब किसी महान विषय का क्या किया जाता है, डिग्निफाइड मैनर में, मतलब अच्छे तरीके से संबोधित किया जाता है। आगे समझते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रोज ए ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ ए हैप्पी मैन। ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट मतलब ये जो कवि है ना, ड्रोज मतलब क्या किए, ड्रोज ए ब्यूटीफुल पिक्चर मतलब एक बहुत ही सुंदर तस्वीर प्रस्तुत किए हैं, ऑफ ए हैप्पी मैन मतलब एक खुश इंसान का। ये जो ऑड टू आटम पोएम है ना, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें अलेक्जेंडर पोप मतलब एक खुशी इंसान का, मतलब खुश इंसान का तस्वीर को प्रस्तुत किए कि मतलब कैसे इंसान खुश रहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब पोएम को पढ़ते हैं। ये पोएट का इंट्रोडक्शन था, उनके बारे में लिखा गया था। इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं समझा दिया हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखते हैं टोटल इसमें कितने लाइन्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है ना, इसमें टोटल 20 लाइन्स है। कितने लाइन्स है, 20 लाइन्स। फ्रेंड्स देखेंगे, ये जो लाइन्स है 20 लाइन्स, इसमें क्या क्या है वो बताने की कोशिश की है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड content to breathe his native air in his own ground। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसके हिंदी को समझते हैं। विश मतलब होता है इच्छा, ठीक है। अच्छा, केयर मीन्स होता है देखभाल करना। अच्छा, पैटर्नल एकर्स मतलब होता है पैतृक भूमि। क्या होता है, पैतृक भूमि या पैतृक जायदाद भी कह सकते हैं। अच्छा, बाउंड मीन्स क्या होता है, बंधा हुआ होना। अच्छा, ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना। नेटिव एयर मतलब होता है स्थानीय हवा भी बोल सकते हैं। इन हिज ओन ग्राउंड, ओन ग्राउंड मीन्स होता है अपनी भूमि। अब आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, हैप्पी द मैन मतलब वही इंसान खुश है
हुज विश एंड केयर मतलब जिसकी जो इच्छा और जिसका जो देख रेख है, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड मतलब उसका फ्यू पैटर्नल एकर्स में बंधा हुआ है, मतलब ऐसा इंसान खुश है जिसके पास अपना पैतृक संपत्ति है और उस पैतृक संपत्ति से ज़्यादा उसका कोई विश नहीं, मतलब उसका कोई इच्छा नहीं है, वो उसी में क्या है, बाउंड है, मतलब उसी में बंधा हुआ है, उससे ज़्यादा उसको और कुछ नहीं चाहिए। वही इंसान, वही मैन, वही आदमी क्या होता है, खुश होता है। कॉन्टेंट टू ब्रेथ हीज नेटिव एयर और जिसको अपने भूमि में ही, मतलब अपने भूमि में ही जो मतलब पेड़ पौधे लगे हुए उससे जो हवा निकलती है उसी में वो सांस लेता है, उसी में वो मतलब खुशीपूर्वक रहता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश है। इन हिज ओन ग्राउंड मतलब अपनी भूमि पे ही, मतलब उसको दूसरे के भूमि का कोई लालच नहीं है, दूसरे के संपत्ति का कोई लालच नहीं है। उसके एंसेस्टर के द्वारा, उनके पूर्वज के द्वारा जो उनके लिए संपत्ति अर्जित किया गया, जो उनके लिए छोड़ के गए हैं, जो इंसान उसी में खुश रहता है, उससे ज़्यादा इंसान खुश रहने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, ये जो पहला स्टांजा मैं पढ़ा हूँ इसमें पोएट ने बताया है कि वैसा इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है जिसको अपने दादा परदादा के द्वारा दी गई संपत्ति में ही मतलब वह खुशीपूर्वक रहता है और उसको उससे ज़्यादा कोई चाह नहीं है, वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तब पहला पैराग्राफ में यही बताया गया था। दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, हुज हॉर्ड्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire। देखिए इसमें लिखा गया है, हॉर्ड्स मीन्स होता है पशुओं का समूह, अच्छा फील्ड्स मीन्स होता है ज़मीन, भूमि भी बोल सकते हैं, खेत भी बोल सकते हैं, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, अच्छा फ्लॉक्स मीन्स होता है ये भी जानवरों का समूह होता है, भेड़िए के समूह को फ्लॉक्स बोला जाता है। अटायर मीन्स होता है कपड़ा, शेड मीन्स होता है छाया, एल्ड मीन्स होता है प्रदान करना, समर मीन्स होता है गर्मी और विंटर मीन्स होता है शरद। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, वही इंसान खुश है जिसको ना अपने पशुओं के द्वारा पीने के लिए दूध मिल जाता है, अच्छा वही इंसान खुश है जिसको ना अपने द्वारा उपजाए हुए फसल से खाने के लिए रोटी मिल जाता है, वही इंसान खुश है जिसको पहनने के लिए उसके जो जानवर होते हैं, उसके जो भेड़ होते हैं, उसके भेड़ के जो बाल होते हैं उसी से पहनने के लिए कपड़े भी बना लेते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, वही इंसान ना सबसे ज़्यादा खुश है। आगे लिखा गया है, हुज ट्रीज मतलब वही इंसान ज़्यादा खुश है जिसको ना अपने द्वारा लगाए गए जो पेड़ पौधे हैं उसी से क्या मिलता है, छाया मिलता है, मतलब गर्मी में उसे क्या मिलता है, छाया प्रदान करता है ये ट्रीज, और विंटर में मतलब शरद में क्या, गर्मी प्रदान करता है। इसीलिए मतलब ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा खुश रहता है और ऐसे इंसान को पोएट ने बताया कि इस पृथ्वी पर का अगर सबसे ज़्यादा खुश इंसान कोई है तो वही इंसान है जो अपने पैतृक भूमि में ही मतलब अपने एंसेस्टर के संपत्ति से ही मतलब खुश है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया इनके बारे में। लिखा गया है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डेज एंड years slide soft away in health of body peace of mind quite by day। इसमें लिखा गया है, अनकंसर्नडली मतलब क्या होता है, चिंता मुक्त, क्या होता है, चिंता मुक्त, अच्छा स्लाइड सॉफ्ट अवे मतलब क्या होता है, सुगमता पूर्वक, ठीक है, अच्छा हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्वस्थ, और पीस ऑफ माइंड मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत, अच्छा क्वाइट बाय डे मतलब प्रत्येक दिन। आगे समझिए, इसमें लिखा गया है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड मतलब वही इंसान खुश है जो चिंता मुक्त है, कैसे है, चिंता मुक्त है, और उसके ना घंटे दिन और वर्ड्स सुगमता पूर्वक क्या हो रहे हैं, बीत रहे हैं, वही इंसान क्या है, खुश है। अच्छा जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो बिल्कुल हेल्दी है, और जो बिल्कुल शांत है, जिसके मन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, जो जिसका मन बिल्कुल शांत है, वही इंसान सबसे ज़्यादा क्या है, खुश है। और क्वाइट बाय डे मतलब उसका पूरा दिन जो है ना इसी पूर्वक मतलब सुगमता पूर्वक ही कट रहा है, मतलब उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वही इंसान क्या है, सबसे ज़्यादा खुश है। आइए फ्रेंड्स अगले स्टांजा को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनकॉन्सेंस which most does please with meditation। देखिए इसमें लिखा गया है, साउंड स्लीप मतलब वही इंसान खुश है जिसको गहरी नींद आती है रात में, स्टडी जो अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, इज आराम भी करता है, टुगेदर मिक्स्ड मतलब साथ में ये सब कुछ करता है, मतलब गहरी नींद में सोता भी है, पढ़ता भी है, आराम भी करता है, स्वीट रिक्रिएशन मतलब जो मनोरंजन भी करता है, एंड इन कॉन्सेंस विच मोस्ट डज प्लीज और
विथ मेडिटेशन, और जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान लगाता है, जो भगवान की पूजा करता है, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा खुश है पोएट की नज़रों में। ये जो अलेक्जेंडर पोप है ना, वह मतलब एक ऐसे इंसान के चित्र को इस पोएम में प्रस्तुत किए हैं जो इंसान कैसे खुश रह सकता है, एक इंसान कैसे खुश रह सकता है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया। देखिए आगे ये क्या कहते हैं। दस लेट मी लाइव अनसीन अननोन, दस unlamented, let me die, steal from the world and not a stone टेल वेयर आई लाई। इसमें लिखा गया है इसीलिए लेट मी लिव अनसीन, इसीलिए मुझे अकेला रहने दो, अननोन अनजान रहने दो, दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और जब मैं मरूँ ना तो किसी को पता भी ना चले, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं चुपचाप इस दुनिया से जुदा हो जाऊँ, एंड नॉट ए स्टोन, और जब मैं मरूँ ना तो मुझे जहाँ पे दफनाया जाएगा, जहाँ पे मुझे वरीड किया जाएगा, जहाँ पे मुझे दफन किया जाएगा, वहाँ पे कोई मतलब स्टोन मतलब पत्थर का कुछ ऐसा बनाया भी ना जाए, स्टैचू वगैरह बनाया भी ना जाए, टेल वेयर लाई, कि पता चल सके कि मुझे कहाँ पे दफनाया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पोएट है ना अलेक्जेंडर पोप, ये अकेलेपन पे जो ये ऑड लिखे ना, ये बहुत ही मस्त ऑड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इसमें वह एक ऐसे इंसान को प्रस्तुत किए, एक ऐसे इंसान के चित्र को प्रस्तुत किए हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में बताए हैं जो बिल्कुल खुश रहता है। और कहाँ पे खुश रहता है, तो अपने पैतृक भूमि में, अपने एंसेस्टर के भूमि में ही, मतलब उसको अपने एंसेस्टर के भूमि से ज़्यादा और किसी चीज़ की लालच नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, आपके पास जो भी है मतलब उसी में खुश रहना सीखो, मतलब अपने वांट्स और डिज़ायर्स को ज़्यादा बढ़ाओ मत, ऐसे आपके अंदर बहुत सारे क्या आएगा, अनसेटिस्फैक्शनेस आएगा, जिसकी असंतुष्टि आएगा, जिसकी वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो ये पोएट जो है ना, इस पोएम के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान खुश रह सकता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको समझ में आया होगा, मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाया गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हमको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।